जय हिंद। कैसे हैं आप सभी को पता है कि कनाल पटवारी ग्राम सचिव और पटवारी का एग्जाम कॉमन होने वाला है 7, 8, 9 को। उन सभी के लिए हमारी कंटिन्यू क्लासेस चल रही हैं। इससे पहले वाली क्लासेस अगर किसी ने नहीं देखी हैं तो वो जाके ज़रूर देखें। और अब मैं बात कर लेती हूँ कल के एक डाउट के बारे में। कल मैंने 2 क्वेश्चंस में, एक आपका 41, 48 में सेम क्वेश्चन था, जिसमें मैंने एक में 4 बोल दिया था कि 4 तरह का कर लगता है, दूसरे में 5 तरह का। तो उसमें आपका राइट आंसर होगा 4 तरह का कर लगता है। ठीक है, वो बाय मिस्टेक बोला गया, लेकिन उसमें आपका 4 तरह का आएगा। देखिए, दूसरी बात ये है कि जो हम कंप्यूटर की मैराथन लेने वाले हैं, तो आप सभी को कमेंट करना है कि कौन से डे हम जो है कंप्यूटर की मैराथन रखें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी को शेयर करना है, सपोर्ट करना है, तभी ये सब कुछ हो पाएगा। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वह शासक जिसने दक्षिण की भू राजस्व व्यवस्था को संगठित करने का सबसे पहले प्रयास किया था। राइट आंसर होगा शाहजहां। शाहजहां के बारे में डिस्कस करें तो शाहजहां जो है 5 जनवरी 1592 को लाहौर में मुगल सम्राट जहांगीर और जगत गोसाई किसे बोला है, जोधाबाई के जो पुत्र के रूप में पैदा हुए थे। और इनकी माता का नाम क्या था, जोधपुर के जो शासक राजा उदय सिंह की बेटी थी इनकी माता। और वहीं शहंशाह जो है मुगल सम्राट अकबर के पोते के रूप में जन्मे थे। कौन, शाहजहां। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस शासक के द्वारा 300 नहरों का निर्माण करवाया गया था। राइट आंसर इज बी, यानी कि फिरोज तुगलक। फिरोज शाह तुगलक का जन्म जो है 1309 में हुआ था, और वे अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक के निधन के बाद जो दिल्ली की गद्दी थी उस पर बैठे थे। और फिरोज शाह तुगलक जो है तुगलक वंश के तीसरे शासक थे, जिन्होंने 1320 से लेकर 1412 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया था। और तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक जो है 1351 से लेकर 1388 ईस्वी तक जो है रहे थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अभी जो हमारे ग्राम सचिव, कैनाल पटवारी और पटवारी के एग्जाम होने वाले हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए ये वाली पीडीएफ तैयार की गई है, जिसमें आपके 5000 क्वेश्चंस हैं। इसमें किस तरह के क्वेश्चन हमने रखे हैं, आपके पंचायती राज से रिलेटेड सभी क्वेश्चन, हरियाणा करंट अफेयर से रिलेटेड सभी क्वेश्चन इसमें हैं, और पटवारी से रिलेटेड सभी क्वेश्चन इसके अंतर्गत हैं। और ये पीडीएफ आपको जो है व्हाट्सएप पर मिल जाएगी, आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। सिर्फ ओनली इस प्राइस में आपको ये मिल जाएगी घर बैठे। और देखिए यहाँ पर इसमें इस तरह के क्वेश्चंस हैं, पटवारी से रिलेटेड, आपके कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन और पंचायती राज से रिलेटेड क्वेश्चंस। क्योंकि हमारा कॉमन एग्जाम होगा तीनों का, तो इसमें हमने हर एग्जाम को ध्यान में रखकर क्वेश्चंस तैयार किए हैं आप सभी के लिए। और इसमें किस तरह के क्वेश्चंस हैं ये आज की क्लास में आप देख सकते हैं। पहले भी आपने देखे होंगे, इसकी 7-8 क्लासेज हुई हैं, तो आप लेवल देख सकते हैं क्वेश्चंस का। सो गाइज, अगर आपको सिलेक्शन लेना है और आपका सिलेबस कवर नहीं हुआ है तो ये वाली पीडीएफ आप ले सकते हैं, क्योंकि अब इतना टाइम बचा है कि आपको रिवीजन करना है, तो आप पीडीएफ से कर सकते हैं। भारत में पहली नगर पालिका परिषद का गठन कहाँ किया गया, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा मद्रास। देखिए, देश में जो शहरी निकाय है उसकी शुरुआत मद्रास में 1687 और राजस्थान के जो माउंट आबू है उसमें 1864 में हुई थी। राजस्थान के जो पर्यटन स्थल है माउंट आबू, उसमें सबसे पहले नगर पालिका की स्थापना हुई थी 1864 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय पंचायती राज प्रणाली के कितने स्तर हैं, तो इस 3 स्तर हैं जो भारतीय राज पंचायत प्रणाली है। देखिए, 20 लाख से जो कम की जनसंख्या वाले राज्य हैं उनको छोड़कर सभी राज्यों में जो संघ शासित क्षेत्र हैं, गांव हैं, जो मध्यवर्ती जिला स्तर हैं, उन पर पंचायती राज जो है 3 स्तरीय होती है। पंचायत जो है सभी स्तरों पर संबंधित जो भी प्रादेशिक चुनाव हैं उनके क्षेत्र से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए लोग इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पंचायती राज से संबंधित बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया, तो राइट आंसर होगा 1957। देखिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सफल होने के कारणों की जांच करने के लिए जो बलवंत राय मेहता समिति है उसका 1957 में गठन किया गया था, बनाई गई थी। यानी जनता के जो हर स्तर का, हर लेवल जो है उसमें शामिल करने की धारणा को शामिल किया गया था, तभी जो है ये सहभागी मुल्क लोकतंत्र कहलाया। और इस प्रकार जो त्रिस्तरीय पंचायत का गठन हुआ था, इससे पहले वाले क्वेश्चंस में हमने बात की थी ना त्रिस्तरीय पंचायती राज का गठन के बारे में, तो वो इसी से रिलेटेड हुआ था, जिसमें जिला स्तर जो जिला स्तर है उस पर जिला पंचायत, और ब्लॉक स्तर पर जो है क्षेत्र पंचायत, और ग्राम स्तर पर जो है ग्राम पंचायत जो है त्रिस्तरीय थी, बलवंत। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पटवारी द्वारा की जाने वाली गिरदावरी को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है 6 मासिक निरीक्षण।
देखिए ये समझिए कि जो खरीफ की फसल होती है ना, इसे एक माध्यम से तो हम जो गिरदावरी क्या होती है, उससे गिरदावरी का काम शुरू होता है जब भी हमारी खरीफ की फसल होती है। लेकिन जो रब्बी की फसल होती है उसमें हमारी अलग से गिरदावरी होती है और खरीफ की फसलों में अलग से होती है। लेकिन गिरदावरी है क्या? किसान जो अपने खेत के कितने रकबे में कौन सी फसल की उन्होंने बुआई की है, ये नॉलेज जो है पटवारी द्वारा शासन के जो भी दस्तावेज होते हैं उनमें दर्ज करवाई जाती है और इसी को हम कहते हैं गिरदावरी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? तो राइट आंसर होगा इसमें सी, यानी 2 अक्टूबर 1959। देखिए देश में जो पंचायती राज की व्यवस्था है उसकी पहली नींव राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 में जो है देश के जो पहले प्रधानमंत्री थे उस टाइम पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने जो है पंचायती राज व्यवस्था लागू की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत गठित होने वाली पहली पंचायत किस गांव की थी? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा बी, यानी कि बगदरी। देखिए वर्ष 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर इसे जो है स्वीकार किया था और 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के जो नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री उस टाइम जवाहरलाल नेहरू थे, उनके द्वारा देश की जो पहली त्रिस्तरीय पंचायती समिति थी उसका उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो राइट आंसर होगा सत्ता का विकेंद्रीकरण। यदि हमने जो बोला है सत्ता का विकेंद्रीकरण, इसका मतलब क्या होता है? देखिए विकेंद्रीकरण मीन्स वो होता है जिसमें जो भी कार्य होते हैं, जो भी शक्तियाँ होती हैं, यानी वर्क पावर, जो भी पीपल या जो भी आपकी चीज़ें होती हैं उनको केंद्रीय स्थान या जो भी प्राधिकारी है उनसे हटाकर उनको दोबारा जो है डिवाइड करने की प्रक्रिया को कहते हैं। और विकेंद्रीकरण का जो अर्थ है हर एरिया में अलग अलग होता है, इसको लागू करने के तरीके भी जो हैं अलग अलग होते हैं, तो इसका कोई एक फिक्स सॉल्यूशन नहीं है, ये हर एरिया में अलग अलग होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्ष 2010 में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो है मनमोहन सिंह के द्वारा किया गया था। भारत के जो पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्होंने 15 अगस्त 1947 में भारत के स्वाधीनता समारोह के साथ अपने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, जो है ये उसके बाद जो है मनमोहन सिंह आए थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम से सही विकल्प को पहचानिए। तो इसमें राइट आंसर होगा बी, यानी कि धारा 212 जो है राज्य चुनाव आयोग के निर्माण से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की कौन सी धारा जो है मतदान की गुप्तता के अनुरक्षण से संबंधित है? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा धारा 183। तो देखिए यहाँ पर जो भारतीय दंड संहिता की धारा 183 है उसके अनुसार कोई किसी लोक सेवक के जो भी विधिपूर्ण प्राधिकार हैं उनके द्वारा किसी संपत्ति को ले लिए जाने का जो प्रतिरोध होता है, उसे जानते हुए भी ये विश्वास करने का कारण है कि वो एक ऐसा लोक सेवक है, वो दोनों में से किसी भी कारावास से या जिसकी अवधि 6 महीने तक हो सकेगी या फिर जुर्माने से जो 1000 रुपये तक का लग सकता है। तो ये सभी जो है धारा 183 के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के अंतर्गत प्राप्त हुआ था? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा 73वां संविधान संशोधन। देखिए 11वीं अनुसूची, ठीक है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो भी आरक्षण सुनिश्चित करता है ताकि विकेंद्रीकृत जो भी शासन नियोजन जो भी विकास है उन्हें भाग लेने के लिए जो है समर्थ बनाया जा सके, तो वो सब किस में आता है? 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मुगल काल में भू राजस्व कर कितने प्रकार का था? तो इसमें राइट आंसर होगा 2 प्रकार का था। देखिए मुगल साम्राज्य के जो राजस्व हैं उनके 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक है आपका केंद्रीय जिसे हम शाही कह सकते हैं और दूसरा आपका स्थानीय जिसे हम प्रांतीय कह सकते हैं। ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है पहले वाली क्लास में, जिसमें मैंने बताया था कि 2 तरह के हैं, स्थानीय और अस्थानीय। तो उन स्थानीय और अस्थानीय को हम इस तरह से बोल सकते हैं, केंद्रीय को हम शाही बोल सकते हैं, स्थानीय को हम प्रांतीय बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रैयत शब्द से क्या अर्थ है? तो इसका मतलब है किसान।
अब होता क्या है, ये रैयत किसान वो होता है जिसमें जो राजस्व इजरदार होते हैं, जो मुगल राजस्व व्यवस्था में एक किसान था, तो उसमें रैयत ऐसे व्यक्ति होते थे जो कृषि में काम तो करते थे, लेकिन जो भूमि के कर होते थे उनका भुगतान जो भूमि धारक होते थे उनके माध्यम से करते थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बंदोबस्ती चैन जो शाहजहानी चैन से आदि होती है उसमें कितने फुट होते हैं? तो इसके हमारे जो हैं 82.5 फुट इसका होता है। ये राइट आंसर करेक्ट 82.5। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हरियाणा में किस वर्ष ई पंचायत संवाद सेवा शुरू की गई थी? ये यहाँ पर क्या है आपका संवाद है, संवाद सेवा शुरू की गई थी, तो इसमें होगा 26 अप्रैल 2015। अब थोड़ा सा जानिए यहाँ पर हरियाणा के बारे में। देखिए हरियाणा राज्य जो है 1 नवंबर 1966 को अस्तित्व में आया, लेकिन पंजाब जो है ग्राम पंचायत अधिनियम 1952 और हरियाणा में जो PRI है उसके लिए लागू किया गया। जो 73वें संवैधानिक संशोधन है उसके बाद हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 को 1992 में बनाया गया था, जो 22 अप्रैल 1994 को क्या हुआ था, लागू हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन होता है, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ग्राम स्तर पर। अब पहले वाले क्वेश्चन में हमने बात की थी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था प्रणाली के बारे में, तो ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, बस उससे थोड़ा हटके दे दिया है कि पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन होता है, तो वो आपका ग्राम स्तर पर होता है। जैसे आपकी 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली थी, तो उसके अंतर्गत आपके जो राज्य में जैसे एक जिला है तो उसके लिए पंचायत, एक ब्लॉक के लिए पंचायत और एक ग्राम के लिए एक ग्राम पंचायत, इन सब को जो है गठित की गई है। लेकिन इसके अलावा जो अधिनियम है उसके अंतर्गत एक ग्राम सभा और ग्राम के निर्वाचक जो सूची है उसमें पंजीकृत जो भी व्यक्तियों के शामिल करते हैं उनके द्वारा जो है इसका गठन किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भूमि सुधार संविधान जो है किस किस सूची में आता है? तो जो है ये राज्य सूची में आता है। देखिए यहाँ पर जो भारतीय संविधान है उसमें पहले संशोधन द्वारा 1951 में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया और ये सुनिश्चित किया गया कि जो भूमिगत सुधार हैं उससे संबंधित जो भी कानूनों को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए अदालतों में चुनौती नहीं दी जाए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क विकास योजना कब शुरू की गई थी? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा 20 में बी यानी 2011 में। यहाँ पर तो अगर आपसे मुख्यमंत्री ग्राम सड़क विकास योजना पूछ ली जाए ना तो आप कहेंगे 2011 में, लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू होने की तारीख, तो आप बताएंगे 25 दिसंबर 2000। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पंचायती समिति का मुख्य निष्पादक कौन होता है? तो वो होता है आपका खंड विकास अधिकारी। ये क्या होता है खंड विकास अधिकारी? इसके बारे में जानना जरूर है। देखिए इसको बोलते हैं बीडीओ, आपने बहुत बार सुना होगा बीडीओ का नाम। बीडीओ यानी ब्लॉक के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं उनको बोलते हैं बीडीओ। इसका जो मेन पर्पज होता है वो क्या होता है? इसका जो भी ब्लॉक होते हैं, जो भी खंड होते हैं, एक जिला का जो उपमंडल होता है जिसका जो मेन पर्पज होता है वो पंचायती राज संस्था के अंतर्गत जो भी ग्रामीण विकास विभाग है उसके द्वारा जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनके क्या कार्य हैं उन सभी के बारे में नॉलेज जो है गांव तक जो जमीनी स्तर पर सुचारू रूप से चलाना, ये सब काम होता है खंड विकास अधिकारी का बीडीओ का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शिकारागाह को पानी पहुंचाने के लिए फिरोज तुगलक के द्वारा कौन सी नहर का निर्माण करवाया गया? तो राइट आंसर होगा इसमें हमारा बी यानी पश्चिमी यमुना नहर। देखिए ये पश्चिमी यमुना नहर है, यमुना नदी के जो पश्चिमी किनारा से तेजवाला नामक स्थान से निकाली गई है और इस नहर की जो अपनी शाखाएं हैं वो उनकी कुल लंबाई जो है 3226 किलोमीटर है। इसके द्वारा जो है अंबाला, करनाल, सोनीपत, रोहतक, हिसार, सिरसा इन जिलों में और दिल्ली और राजस्थान के कुछ भाग हैं जिनमें 5 लाख हेक्टेयर भूमि में जो है सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार योजना में कितने परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का लक्ष्य है? तो कम से कम 1 लाख परिवारों को जो है गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला सदस्यों को प्रतिनिधित्व प्रदान
कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि जो केवल पंचायत होती हैं वो ये सब करती हैं। दूसरा, केवल पंचायत जो समितियां होती हैं वो भी ये सब करती हैं। केवल जिला परिषद ये सब भी करते हैं। तो इसमें सभी आएंगे आपकी पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, सब जो है इसमें मिक्स है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जिला परिषद के कर्तव्य व कार्य किस अध्याय में निहित हैं? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ए, यानी अध्याय 16। देखिए, जो भी जिला परिषद की संरचना है उसमें सर्वप्रथम प्रत्यक्ष रूप से जो भी निर्वाचित सदस्य हैं जो कि अधिनियम की धारा 14(2) के अनुसार नियत होते हैं, और जो जिला परिषद है उसके क्षेत्र के संपूर्ण एरिया या फिर जो भी पार्ट है उसके जो भी भाग है उसके द्वारा चुने गए समस्त लोकसभा और राज्यसभा सदस्य और राज्य विधानसभा सदस्य भी और जिला परिषद के सदस्य भी, इन सभी की बैठक में भाग लेने और मत देने का अधिकार है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अकबर के समय में प्रचलित शब्द बटाई शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा सी, यानी फसल बंटवारा व्यवस्था। अब ये तो हमें पता लग गया कि बटाई का मतलब क्या होता है, फसल बंटवारा व्यवस्था। लेकिन आपसे क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपसे पूछ लिया जाए मनसब का क्या मतलब होता है। मनसब तो वैसे एक अरबी शब्द है वैसे, जिसका पहले मतलब होता था कोई भी पद या फिर कोई भी रैंक। मनसब शब्द मतलब जो भी शासक ये थे, प्रशासक, जो भी अधिकारी थे, सेनापति थे, उनका पद होता था, उनको निर्धारित किया जाता, जिसको हम बोलते थे मनसब। मनसब के आधार पर ही जो भी अधिकारी होते थे उनका वेतन जो भी भत्ता होता था उनको निर्धारित किया जाता था। लेकिन मनसबदार उस व्यक्ति को कहते थे जिसकी मनसब निर्धारित की गई होती थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, और देखिए यहाँ पर मनसबदार के बारे में आपसे पूछ लिया जाए और बटाई के बारे में भी हमने जिक्र किया, लेकिन आपसे जागीरदार भी पूछ लिया जाए, ये सभी एक दूसरे से रिलेटेड हैं। इस तरह के क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। जागीरदार प्रथा के बारे में आपसे पूछा जाए तो ये भारत में जो मुस्लिम शासन काल है उसमें 13वीं शताब्दी में शुरुआत हुई थी इसकी जागीरदारी की, और ये भूमि की जो रैयतदारी प्रणाली थी जिसमें किसी भूमि से लगान प्राप्त करने या फिर उसके जो भी प्रशासन, उनकी जिम्मेदारी जो है राज्य के एक अधिकारी को दी जाती थी, और किसी जागीरदारी को जो है जागीर सौंपा जाना शर्त या फिर बिना शर्त कुछ भी उसमें हो सकता था, जिसे हम बोलते थे जागीरदार। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव राज्य द्वारा करवाए जाते हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा डी, यानी कि निर्वाचन आयोग। देखिए, इससे थोड़ा हटके समझिए कि जो पंचायती राज संस्थान है उससे पहले मैंने एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था, मैंने बोला था PRI। तो इसकी फुल फॉर्म भी अगर आपसे पूछ ली जाए ना तो वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन यानी PRI। और भारत में जो भी ग्रामीण स्थानीय स्वशासन है यानी रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये एक प्रणाली बनी हुई है। इन सब की जो भी स्थानीय स्वशासन है उसका मतलब होता है कि स्थानीय लोगों द्वारा निर्वाचित जो भी निकाय हैं उनके द्वारा जो भी स्थानीय मामले हैं उनका प्रबंधन, और इनकी शुरुआत हुई थी 22 मई 2020 को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अधिकारी करता है जिसको हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं खंड विकास पदाधिकारी। पूरी डिटेल से मैंने इसे पिछले वाले क्वेश्चन में बताया हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार लेती है। जब कभी पंचायत राज्य के चुनाव होते हैं तो जो ग्राम पंचायत है उसके जितने भी जो प्रतिनिधि हैं उनको प्रत्यक्ष रूप से जो भी मतदाता हैं उनके द्वारा बहुमत के आधार पर निर्वाचित होते हैं। जो लोग उनको वोट देते हैं तभी तो वो निर्वाचित होंगे। लगभग 500 की आबादी पर एक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र जो यानी जिसको हम वार्ड बोलते हैं ना, उनका गठन होता है, और प्रत्येक वार्ड से जो है एक ग्राम पंचायत सदस्य का निर्वाचित होता है, और सभी वार्ड सदस्य अपने बीच में से एक उप मुखिया का जो है बहुमत से चुनाव करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दुधारू पशुओं पर अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कौन सा कर लगाया गया था? तो इसमें जो है चराई कर लगाया गया था। देखिए, वस्तुओं के जो भी परमिट होते थे उनको जारी करने के लिए परवाना नवीस नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई, और चराई कर जो है दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा एक प्रशासकीय अधिकरण। देखिए, जो पंचायत समिति होती है ग्राम पंचायत स्तर होता है, इनके द्वारा तैयार किए गए सभी जो भी योजनाएं होती हैं उनको इकट्ठा करती हैं यानी संग्रहित करती हैं,
और फिर उनका जो भी वित्तीय प्रतिबद्धता होता है या फिर जो भी समाज कल्याण होता है उनके एरिया के विकास को ध्यान में रखते हुए ये सब लागू करवाती है। और जो भी वित्त पोषण होता है उसके लिए भी उनका कुछ कार्य करती है। कौन? एक प्रशासकीय अधिकरण। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हरियाणा में किस शासक ने लगभग 150 कुओं का निर्माण करवाया था? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा डी, यानी फिरोज तुगलक ने। देखिए फिरोज तुगलक ने कुओं का तो निर्माण करवाया था, उसके अलावा और क्या काम किए थे हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं। उन्होंने जो है कृषि की सिंचाई हेतु कई नहरों का निर्माण तो उन्होंने करवाया ही, जैसे आपकी यमुना नहर है, सतलुज नहर है, और जो बंजर भूमि है उससे प्राप्त जो भी इनकम होती थी उनको धार्मिक और शैक्षिक कार्यों में खर्च किया गया। लेकिन जो सराय हैं, जैसे आपके जलाशय हैं, अस्पताल हैं, बगीचे हैं, पुल का निर्माण है, इन सभी की मरम्मत भी जो है इसने करवाई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अध्याय 3 में किस धारा के तहत ग्राम सभा के काम जो है देखे जाते हैं? तो इसमें जो है धारा 11 के अंतर्गत देखे जाते हैं। ऐसे में क्या होता है, ग्राम पंचायत जो होती है कम से कम हर साल 9 लाख रुपए का बजट मिलता है। देखिए एक काम की बात बताती हूँ मैं आपको, जब हम कोई सरपंच चुनते हैं तो एक गांव का सरपंच मान लो कि हर साल उसे 9 लाख रुपए का बजट मिलता है, लेकिन वो एक गांव में 3 करोड़ तक ला सकता है। लेकिन अब आप ये सोचिए, जिसको हम वोट देते हैं वो उसने हमारे गांव पर कितना खर्चा किया होगा? 9 लाख रुपए क्या उसने हमारे गांव पर यूज लिए हैं? तो आप सभी को जो है इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए, पूछना चाहिए कि हर साल 9 लाख रुपए का जो बजट आता है वो कहाँ पर खर्च हुआ है। जो ग्राम पंचायत जो भी राजनीतिक प्रमुख होते हैं, जो सरपंच होता है, जो ग्राम पंचायत का अध्यक्ष होता है, जिसका निर्वाचन जो है ग्राम पंचायत की जनता के द्वारा किया जाता है, तो सरपंच के अलावा जो है पंचायत के जितने भी वार्ड हैं उनसे प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य होते हैं, जिनको हम पंच बोलते हैं। तो सबकी जिम्मेदारी है, सबसे पूछा जाए, ये पंच अपने अपने वार्डों के प्रतिनिधि होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मार्च महीने में किया गया फसलों के संबंधित पटवारी के कार्य को क्या कहा जाता है? मार्च में तो रब्बी गिरदावरी, अभी आपको पता है कि मार्च में जो आपकी क्या है, सर्दी है, और सर्दी में कौन सी फसलें होती हैं? आपकी रब्बी की फसलें होती हैं, और गर्मी में कौन सी, खरीफ की फसलें होती हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा रब्बी की गिरदावरी की जाती है, यानी सर्दी वाली जो फसलें होती हैं मार्च में उनकी क्या होती है, गिरदावरी। यानी किसान अपने खेत के कितने रकबे में कौन सी फसल की बुआई की है, ये जानकारी पटवारी द्वारा जो है शासन के जो डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज होते हैं उनमें दर्ज होती है, और इसी को गिरदावरी कहते हैं। जो है जो भी काम होता है हाथ से कागज पर किया जाता है, जिसको हम गिरदावरी बोलते हैं। मंगल नगर विकास योजना किससे संबंधित है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा सी, यानी कि नगर से संबंधित है। जो मंगल नगर विकास योजना है तो वो नगर से ही संबंधित होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भूमि मापने के आंकड़ों के अनुसार एक कनाल में कितने गज होते हैं? तो एक कनाल में 605 गज होते हैं। देखिए एक कनाल में कितने वर्ग स्क्वायर गज होता है? तो 459 वर्ग स्क्वायर गज होता है। लेकिन अगर सिर्फ वैसे बात करें तो हम 605 वर्ग स्क्वायर गज होगा। अब यहाँ पर अगर आपका 605 नहीं भी होता तो 459 आया हुआ होता तो हम 459 कर देते, लेकिन आपको एक ही मिलेगा, या तो 605 या फिर 459, आपको जो है इनमें से एक कर देना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगर दोनों आ भी जाएं तो आपको 605 करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मार्च के दूसरे महीने में कई जाने वाली गिरदावरी को क्या कहा जाता है? तो 37 में होगा हमारा डी, यानी कि रब्बी गिरदावरी। ये क्वेश्चन शायद अभी रिपीट हो गया, अभी मैंने इसके बारे में बात की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सबसे छोटा होता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा यानी कि खसरा। खसरा क्या होता है? एक ईरानी शब्द है, और जो खसरा नंबर यानी किसी प्लॉट या फिर जो भी सर्वे होता है उसका एक नंबर होता है, जो गांव में ज़मीन के एक टुकड़े होते हैं उनको दिया जाता है, और शहरी जो इलाके होते हैं जो ज़मीन के टुकड़े होते हैं उनके जो प्लॉट नंबर्स हैं, जो सर्वे नंबर्स हैं उनको दिए जाते हैं। जो ग्रामीण इलाकों के खसरा नंबर हैं उनके बराबर होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्राचीन अकबरी चैन था, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा सी, यानी कि तनाव। जो प्राचीन एक अकबरी चैन था तो वो क्या होता था? तनाव। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था, भूमि नापने की 10 क्रम लंबी लोहे की जंजीर को क्या कहा जाता है? तो 40 में होगा डी, यानी कि जरीब। देखिए जरीब क्या होती है, जिससे आपकी भूमि नापी जाती है, वो एक
जो है आपकी सूत की जो है एक धागा भी होता है जिसको हम जरीब बोलते हैं, और ये जो है लोहे की भी होती है। तो ये जो है हर तरह की होती है, लेकिन जरीब होती वो है जिससे हम जो है भूमि को नापते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक पूरे गांव का नक्शा होता है जो कि किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो 41 में होगा हमारा ए, यानी कि या तो उसे कोई सजरा जो होता है उसको वो तैयार करता है, या फिर पटवारी जो है तैयार करता है, जिसमें आपके गांव के जो भी तालाब हैं, कोई मंदिर है या फिर कोई रोड वगैरह है, जितना भी आपके गांव में जो भी नक्शा के अंतर्गत आना चाहिए वो सब तैयार करता है पटवारी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसी भी प्रकार की भूमि को कृषि योग्य बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसे हम नोतोड़ कहते हैं। देखिए, जो कृषि भूमि है उससे क्या मतलब है कि उस भूमि से जिसका उपयोग कृषि फसलों के जो उत्पादन में होता है, यानी इसके अंतर्गत भूमि उपयोग के 3 जो उत्पादन, यानी शुद्ध बोया गया क्षेत्र, सिंचित क्षेत्र, या फिर एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र, जिसको हम क्या कहते हैं? बहुफसलीय क्षेत्र। यानी 3 तरह का होता है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र, सिंचित क्षेत्र, बहुफसलीय क्षेत्र। इन सभी का जो है अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गोरादेह भूमि कौन सी होती है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा बी, यानी गांव के साथ की भूमि, जिसे हम बोलते हैं गोरादेह भूमि। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लाइन की सिधाई के लिए 12 फुट का बांस क्या कहलाता है? तो उसके लिए हमारा राइट आंसर होगा झंडी। यानी कोई भी लाइन की अगर आपको सिधाई लेनी है तो उसमें 12 फुट का एक बांस होता है जिसको हम झंडी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सरपंच नामांकन भरने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो 21 वर्ष होनी चाहिए सरपंच का जो है नामांकन भरने के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्राचीन समय का सूर्यास्त का कानून प्राचीन समय का सूर्यास्त का कानून किसे कहा जाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा डी, यानी कि स्थायी बंदोबस्त। ये समझिए कि जो स्थायी बंदोबस्त है वो होता क्या है? स्थायी बंदोबस्त एक प्रकार का भूमि प्रबंध था, और इस बंदोबस्त के द्वारा राजाओं तथा तालुकदारों को जो जमींदारों के रूप में मान्यता मिल गई थी, उन्हें किसानों से लगान जमा करने और ईस्ट इंडिया कंपनी को जो राजस्व होता है उसको चुकाने का काम सौंपा गया था। और जो भी राजा हैं, तालुकदार हैं, उनकी ओर से चुकाई जाने वाली जो राशि होती है उनका मूल्य स्थायी रूप से तय कर दिया गया था, जिसे हम बोलते थे स्थायी बंदोबस्त। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देश में प्रथम बार ईवीएम का प्रयोग किस राज्य में किया गया? केरल में जो है सबसे पहले ईवीएम का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक पटवारी एक साल में कुल कितनी बार खसरा तैयार करता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा सी, यानी कि 3 बार जो है एक पटवारी एक साल में खसरा तैयार करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जरीब व फीता सर्वेक्षण कितनी विधियों से किया जाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ए, यानी कि 2 विधियों से किया जाता है, एक आपका स्थायी और एक अस्थायी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी के बचपन का क्या नाम था? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा बी, यानी कि फरीद खां। देखिए, शेरशाह सूरी का जो मकबरा है भारत के जो बिहार राज्य के सासाराम शहर में है। जो मकबरा बिहार के एक पठान सम्राट जो शेरशाह सूरी की याद में बनाया गया था, जिसने मुगल साम्राज्य को हराया था और उत्तरी भारत में सूरी साम्राज्य की स्थापना की थी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहानी जरीब का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? तो 51 में होगा ए, यानी कि राजा सूरजमल। देखिए, जो पुरानी दिल्ली जामा मस्जिद है उसका निर्माण भी शाहजहां ने 1656 में करवाया था, और जो लाल और संगमरमर पत्थर से बनी हुई ये जो मस्जिद है भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। ये भी पूछा जा सकता है इसमें कितने साल का वक्त लगा? तो 6 साल का वक्त लगा था, कम से कम 10 लाख रुपए इसमें लगे थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सल्तनत काल की लगान निर्धारित करने की मुक्ताई कहा जाता है। तो उसे हम जो मिश्रित प्रणाली होती है उसको हम सल्तनत काल लगान निर्धारित करने की मुक्ताई कहा जाता है। क्या मतलब होता है इसका? देखिए, जो बटाई व हासिल प्रणाली सल्तनत के जो प्रत्यक्ष शासन क्षेत्र है उसमें ये अपनाई गई थी बटाई। जो मुक्ताई है वो सल्तनत काल में लगान निर्धारण करने की एक मिश्रित प्रणाली होती थी, जिसको हम मुक्ताई कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल का तैयार होते ही बंटवारा क्या कहलाता है? तो 53 में बी, यानी कि बटाई। बंटवारा क्या कहलाता है? बटाई। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है, बलवंत राम मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का
सुझाव दिया था, जो भी पंचायत समिति है उसको ज़्यादा शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था। क्योंकि अगर पंचायती शुरुआत कहाँ से होती है, कोई भी विकास करने की, काम करने की पंचायतों से होती है। पहले पंच करें, फिर सरपंच करें, इसी तरह से जो है आगे बढ़ते जाते हैं। तो अगर हमारी पंचायत समिति अच्छी होगी तभी जो है अच्छा काम हो पाएगा। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है, दयशाला पद्धति कितने वर्ष अंतराल से संबंधित थी? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा बी, यानी कि 10 वर्ष। एक बिस्वा जमीन में कितने गज होते हैं, ये आपसे पूछ लिया जाए तो आप कहोगे 136 वर्ग गज। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।